अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग केएम के मीनिंग्स, काइनेटिक्स से किस तरह से हम केएम के कौन कौन से मीनिंग्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं इसको देखेंगे। टर्नओवर नंबर विच इज के कैट, ये कौन सा कांस्टेंट है और इससे हम क्या इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ये तीन टॉपिक्स इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ केएम। गेम के बारे में बच्चों आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है कि अभी तक के जो हमारे लेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक तो इंफॉर्मेशन ये ड्राइव की है, यानी जो काइनेटिक्स से हमें केएम के फिजियोलॉजिकल मीनिंग्स पता चलते हैं उसमें से पहला मीनिंग तो ये था कि केएम इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, एक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि केएम के मीनिंग्स ये हैं कि केएम इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से प्रोसीड करता है, वो स्पीड वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का एग्जैक्टली हाफ होता है। यानी अगर आप एक रिएक्शन मिक्सचर को कंसीडर करें, उसमें आपके पास सपोज देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो जो सेचुरेशन पॉइंट है, सेचुरेशन पॉइंट पे हम ये कहते हैं ना कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है। इस वजह से आपका रिएक्शन जो है वो मजीद प्रोसीड नहीं कर सकता, सारे एंजाइम सेचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। डेट्स वाई आपके रिएक्शन की जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है और इससे ज्यादा आपका रिएक्शन वेलोसिटी शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डालते हैं केएम के इक्वल, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में सपोज आपके इस रिएक्शन मिक्सचर में जितने एंजाइम्स थे उन एंजाइम में से हाफ ऑफ एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और बाकी हाफ एंजाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि इस केस में आपके रिएक्शन की स्पीड वी मैक्स का हाफ होगी, क्योंकि टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन में से हाफ एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और बाकी एंजाइम फ्री फॉर्म में है। लेकिन सेचुरेशन पॉइंट पे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। ठीक है, एक तो ये फिजियोलॉजिकल मीनिंग्स हैं केएम के कि केएम के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर आपका रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोसीड करेगा। इसके अलावा मकैलस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन के दौरान आपने केएम के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था जिसके अकॉर्डिंग केएम इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 ओवर K1। ठीक है, और एक जो जनरल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की इक्वेशन जो हम काइनेटिक्स में मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन गो बैक एंड प्रोड्यूस फ्री एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K-1 है। नाउ दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड्स फर्दर और आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इस केस में अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास ये जो मोर देन वन स्टेप्स है, वी हैव थ्री स्टेप्स। अगर आपका ये वाला स्टेप जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, बिकॉज नॉर्मली हमें पता है कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को कंसीडर करते हुए आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हो, वो स्लो स्टेप होते हैं। सो इट मीन्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो इस स्टेप के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन V0 इज इक्वल टू K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप है। इफ दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, इट मीन्स कि चांसेस ऑफ ES कॉम्प्लेक्स कि वो एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो आर वेरी लो, बिकॉज ये स्टेप स्लो है। या इन अदर वर्ड, स्टेप के स्लो होने का मतलब है कि K2 इज वेरी वेरी लेस देन K-1। अगर ऐसा हो, ये कंडीशंस अगर हो जाएं, तो उस टाइम पे आप जो Km का एक्सप्रेशन है उस Km के एक्सप्रेशन में K2 को इग्नोर करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं K-1 ओवर K1।
इस पर्टिकुलर कंडीशंस में जब इस तरह की कंडीशंस आ जाएं कि आपका सेकंड स्टेप जो है रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्लो हो और आप उसको इग्नोर कर दें और के एम रिड्यूस हो जाए K-1 और K1 में, तो इस पर्टिकुलर केस में आप सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के इस पार्ट तक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलके ES कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है या फिर ES कॉम्प्लेक्स वापस ब्रेक हो रहा होता है K-1 में। इन कंडीशंस में जब Km की वैल्यू K-1 और K1 की रेशियो हो जाए, Km को कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। और जब आपकी Km वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, व्हेन Km बिकम्स इक्वल टू Kd, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि Km इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। यानी जब Km Kd के इक्वल हो जाए तो आप Km को यूज करते हुए एंजाइम की अपनी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी बता सकते हैं। इफ Km वैल्यू इज लो, अगर Km वैल्यू आपके पास लो आती है तो उसका ये मतलब है कि Kd वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट में आपके पास रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन कम है और रेट ऑफ ES फॉर्मेशन ज्यादा है। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप बेहतर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ES ब्रेकडाउन ज्यादा है, अगर ES की ब्रेकडाउन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ES वापस कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, जिसका मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी शो नहीं करता। ES कॉम्प्लेक्स वापस एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर रेट ऑफ ES फॉर्मेशन ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि एंजाइम इज वेरी हैविंग वेरी मच एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। दैट्स व्हाई जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो वो फौरी ES कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपके पास Km वैल्यू लो आती है, Km वैल्यू लो होने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में K1 की वैल्यू हाई है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और K1 की वैल्यू हाई होने का मतलब है कि एंजाइम इज हैविंग वेरी मच एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है और K1 की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। ठीक है। इसी तरह से और K-1 की वैल्यू कंपैरेटिवली लो होगी, तभी आपके पास जो रेशियो है Km उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप 1 और यहाँ पे वैल्यू रखें 4, तो अगर K1 की वैल्यू ज्यादा है और K-1 की वैल्यू कम है तो जब आप इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ Km विल बी लो। इसी तरह से अगर Km की वैल्यू हाई आ जाती है, यानी आपके पास K-1 ज्यादा है और K1 कम है, यानी इस केस में K-1 की वैल्यू 4 आ जाती है और K1 कम आ जाता है, विच मीन्स कि Km वैल्यू इज हाई, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए कम एफिनिटी शो करता है। यानी आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फौरी तौर पे वापस एंजाइम और फ्री सबस्ट्रेट में ब्रेक हो जाता है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ K-1 इज हाई, विच इन टर्न इज मेकिंग द वैल्यू ऑफ Km हाई। ठीक है। सो सेकंड आपने ये चीज जहन में रखनी है कि आप एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी को डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। इसी तरह से Km के थर्ड मीनिंग जो हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि आप Km को यूज करते हुए विच इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ ES ब्रेकडाउन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ES फॉर्मेशन। ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में अगर ES ब्रेकडाउन के स्टेप्स और ES फॉर्मेशन के स्टेप्स के रेट कांस्टेंट्स की रेशो लें तो वो भी आपको Km की वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो ये 2 से 3 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो Km की, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। ओके, अब Km के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टर्नओवर नंबर। व्हाट इज इफ वी टॉक अबाउट द टर्नओवर नंबर, तो अगेन टर्नओवर नंबर से पहले हम उसी हाइपोथेटिकल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे जिसके अकॉर्डिंग एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है।
दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन डिसोसिएट और वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन और वी नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन उस स्टेप में हो रही है जिस स्टेप का रेट कांस्टेंट इज K2, यानी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन का स्टेप है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जब आपने इसका रेट कैलकुलेट करना है, तो रेट कैलकुलेशन के लिए आप इस स्टेप में यूज होने वाले रेट कांस्टेंट को इस स्टेप में यूज होने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब ये तो जनरल हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका रिएक्शन इनिशियल वेलोसिटी से होता हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाता है, यानी मैं वी नॉट को रिप्लेस कर देती हूँ वी मैक्स के साथ, जब आपका एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी शो करता है, यानी जब आप वी नॉट को वी मैक्स से रिप्लेस करते हो, उस केस में आपका सारे का सारा एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी उस केस में our total enzyme concentration is present in the form of enzyme substrate complex। तो मैं यहाँ पे enzyme substrate complex concentration को रिप्लेस कर देती हूँ with the concentration of total enzyme। यानी अगर मुझे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन भी पता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन नहीं पता, तो दैट टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन वुड बी इनफ, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे आपका सारे का सारा एंजाइम ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, बिकॉज इसको सामने रखते हुए अब मैं के कैट की वैल्यू जो है वो ड्राइव करूंगी। दिस रेट कांस्टेंट K2, इसको कहा जा सकता है के कैट अगर आप वी मैक्स को डिवाइड करो विद टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। यानी सिंपली आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट डिपेंडेंट स्टेप है, जो आपके पास सॉरी रेट लिमिटिंग स्टेप है, जिसको यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करते हो, उस स्टेप में जो भी रेट कांस्टेंट होगा आप उसको के कैट के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन के कैट या टर्नओवर नंबर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास रिएक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन हो। यानी जब तक आपका रिएक्शन सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं जाता, आप टर्नओवर नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सैचुरेशन पॉइंट पे रिएक्शन की क्या वेलोसिटी है आपको उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, और सैचुरेशन पॉइंट पे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, तो तब आप टर्नओवर नंबर या के कैट कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ टर्नओवर नंबर या के कैट आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखें, एक रिएक्शन मिक्सचर में अगर आपके पास एक से ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से आप डिटरमिन करते हो कि आपके ये सारे के सारे एंजाइम्स कितनी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है ना रेट। लेकिन जब आप टर्न ओवर नंबर की बात करते हो, टर्न ओवर नंबर या के कैट की बात करते हो, तो ये टर्न ओवर नंबर या के कैट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम की एक्टिव साइट से कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यानी आप एक एंजाइम की एक्टिव साइट एक सेकंड में या एक मिनट में, जितना भी टाइम आप रखते हो, कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। दिस इज टर्नओवर नंबर। यानी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन में वी मैक्स वैल्यू पता है, आपको पता है कि वी मैक्स इज 40 माइक्रोमोल्स पर मिनट, और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन आपके पास सपोज 10 माइक्रोमोल्स है, तो के कैट वैल्यू इज इक्वल टू 40/10 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये 4 जो टर्नओवर नंबर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक एंजाइम
1 मिनट में 4 सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपके पास 10 एंजाइम्स हैं तो हर एंजाइम 4 जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा, और एट द एंड वी विल गेट द वी मैक्स इज इक्वल टू 40 माइक्रोमोल्स पर मिनट। यानी टर्नओवर नंबर से आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट 1 मिनट या 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को नंबर ऑफ प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, सो टर्नओवर नंबर इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इनटू अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम ऑन अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि उस केस में रिएक्शन अपने सैचुरेशन पॉइंट पे होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। सो अगर आपके पास किसी एंजाइम का टर्नओवर नंबर कैलकुलेट करने का आपको कहा जाता है तो उसके लिए वी मैक्स और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन होना जरूरी है। नाउ आपके पास अगर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट एंजाइम्स के टर्नओवर नंबर्स बताए जाएं, तो एक ऐसा एंजाइम जिसका टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है वो सबस्ट्रेट के लिए बहुत एफिनिटी शो करता है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि उस एंजाइम की सिर्फ एक मॉलिक्यूल इतने ज्यादा सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर आप एक से ज्यादा मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो वो हर एक मॉलिक्यूल इतने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि इसके थ्रू आप एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंजाइम कैटालिसिस कितना एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। नाउ टर्नओवर नंबर के बाद आपके पास एक और एक्सप्रेशन आता है जिसको कहा जाता है स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और कैटालिटिक एफिशिएंसी का सबसे बेहतरीन जो पैरामीटर है, सबसे बेहतरीन जो प्रिडिक्टर है जिसके थ्रू हम किसी एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं, दिस इज स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। इससे पहले आपने केएम के बारे में पढ़ा। केएम एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा था। केएम वैल्यू अगर लो है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा है। फिर आपने के कैट के बारे में पढ़ा कि के कैट आपको बताता है कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट पे कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स जो हैं वो एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, जिसमें आप के कैट को डिवाइड कर देते हो के एम पे, यानी आप रेशो लेते हो के कैट ओवर के एम रेशो। नाउ दिस के कैट ओवर के एम रेशो इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपको बताती है कि कितना एफिशिएंटली आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। यानी इस केस में आप इस चीज को अज्यूम करते हो कि आपका जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आता है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वो कितना आइडली बाइंड करता है और कितना आइडली वो ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट में। यानी इसमें आपने दोनों फैक्टर्स के कैट और के एम दोनों को कंसीडर किया है। सो इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। यानी अगर आप इस केस में देखें तो डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स की के कैट वैल्यूज, के एम वैल्यूज और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट्स आपको दिखाए गए हैं। और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के से ज्यादा एफिनिटी शो करेगा, उतना ही वो उसके साथ बाइंड करके केमिकल रिएक्शन को फास्टली कंप्लीट करेगा, उसका रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। सो यहाँ तक बच्चों आप लोगों का ये लेक्चर एंड होता है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजाइम्स की काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।